बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 157 यानी 157 में हाजिर हूँ। एक नए क्लास और आज का जो क्लास है वो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के अपील से मुतालिक है, जो सेक्शन 47 से डील करता है। इससे पहले कि मैं डायरेक्ट अपील पर बात करूं, थोड़ा सा आप लोगों की जहन को ताज़ा करने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए मैं आगे क्लासों की तरफ जाता हूं जो गार्जियन एंड वार्ड का मैंने शुरू किया। तो इससे पहले मैंने जो है गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 की तारुफ कराया और उसके बाद मैंने फिर सेक्शन 7, 8 के हवाले से कि कैसे गार्जियन को अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद फिर सेक्शन 10, 11 में किस तरीके से इसका एप्लीकेशन का फॉर्म होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, और इसके बाद सेक्शन 13 में कैसे गवाही होती है, सेक्शन 12 में इंटरिम कस्टडी कैसे ली जाती है, फिर सेक्शन 25 में परमानेंट कस्टडी कैसे ली जाती है, और फिर साथ में मैंने 491 को भी डिस्कस किया। आज मैं अपील पर बात करूंगा 497, चूँकि मैंने बताया था कि इसमें दो पार्टी होगी, एक तरफ से वालिद होगा, दूसरी तरफ से वालिदा होगी और बीच में बच्चे होंगे। तो लाजमी बात है आइदर पार्टी, कोई सी भी पार्टी, एक तो गलती पर होता है। ऐसा नहीं होता कि दोनों गलत हो, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों ठीक हो। तो लाजमी बात है एक तो एग्रीड होगा, एक के खिलाफ तो एडवर्स आर्डर होगा, किसी के खिलाफ तो आर्डर होगा, एक के फेवर में होगा, एक के फेवर में नहीं होगा, एक के खिलाफ होगा। तो जो खिलाफ होगा यकीनन वो अपील में जाएगा। तो जब वो अपील में जाएगा तो उसके लिए सेक्शन क्या है, सेक्शन 47। लेकिन ये जहन में रख लेना कि कौन कौन से ऑर्डर में 47 में जा सकते हैं और कौन कौन गार्जियन वार्ड के, और कौन कौन से ऑर्डर में जो है गार्जियन वार्ड ही के, लेकिन आप जो है सेक्शन 14 में, फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 14 में आप अपील में जा सकते हैं। तो चलते हैं, पहले हम सेक्शन 47 पढ़ते हैं। और लेकिन पढ़ने से पहले ये मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कराऊं कि हमेशा माँ या वालिद की तरफ से जब अपील एप्लीकेशन गार्जियन वार्ड की फाइल होती है, तो जैसे दोनों को नोटिस जाता है, फिर इंटरिम कस्टडी हो जाती है, फिर उसके बाद जो है गवाही चलती है और सेक्शन 25 पे परमानेंट उसका कस्टडी का फैसला हो जाता है, तो उसके बाद अपील शुरू हो जाती है। लेकिन इस दौरान जो है वो दोनों जानिब से बच्चों के लिए जो है कि ज़्यादातर तो ये है कि मैटर पैचअप हो जाते हैं, उसमें किसी भी हवाले से अपील की ज़रूरत नहीं होती है और ना जो है आगे जाके प्रोसीड की ज़रूरत होती है। लेकिन इन केस अगर परमानेंट कस्टडी के बाद भी कोई भी पार्टी अपने आप को एग्रीड समझती हैं तो जाके वो सेक्शन 47 में फिर अपील कर सकते हैं। तो चलते हैं सेक्शन 47 पढ़ते हैं और फिर उसको समझते हैं कि ये सेक्शन कहता क्या है। और ये सेक्शन 47 है, ऑर्डर अपीलेबल। An appeal shall lie to the High Court from an order made by a court. A court इसलिए लिखता है कि ये पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है मैं गार्जियन वार्ड की जो एप्लीकेशन है वो फाइल होती थी, फिर वो सीनियर सिविल जज को अक्सर भेज देते थे। लेकिन अब 2001 में जो अमेंडमेंट आई है, अब जो फैमिली कोर्ट है उसमें आप डायरेक्ट गार्जियन वार्ड की जो वो है एप्लीकेशन है, आप फाइल कर सकते हैं। अब इसका जो ऑर्डर अपीलेबल का जो क्लॉज ए है, एन अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय अ कोर्ट। ये उस वक्त की बात थी कि 47 में जो है हम आप या डायरेक्ट जो है उसमें जाते थे हाई कोर्ट में, कि जब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से कोई भी ऑर्डर हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि अब जो है अब फाइनल फैमिली कोर्ट का होता है। तो जब फैमिली कोर्ट का होता है तो आप डायरेक्ट जो है आप फिर हाई कोर्ट नहीं जाते, आप सेशन कोर्ट जाते हैं, सेशन कोर्ट से फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं। अब है ए, Under section 7, appointing or declaring or refusing to appoint or declare a guardian
सेक्शन 7 में कि कोई भी पार्टी, जो मैंने बताया था कि गार्जियन सेक्शन 7, आप मेरे जो गुज़िश्ता 3-4 लेक्चर और गार्जियन वार्ड पे हैं वो आप पढ़ लेंगे, तो सेक्शन 7 पे मेरा लेक्चर मौजूद है। उसके खिलाफ कोई ऑर्डर हो तो आप अपील में जा सकते हैं 47 में। इसी तरह ऑर्डर सेक्शन अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 रिटर्निंग एन एप्लीकेशन, अगर किसी को एप्लीकेशन रिटर्न की जाती है तो उसमें भी आप अपील में 47 में जा सकते हैं। इसी तरह सी अंडर सेक्शन 25 मेकिंग और रिफ्यूजिंग टू मेक एन ऑर्डर फॉर द रिटर्न ऑफ अवार्ड टू द कस्टडी ऑफ हिज गार्जियन, जो मैंने आपको बोला कि सेक्शन 25 में अगर परमानेंट कस्टडी के हवाले से है, उसमें जो है आप अपील में 47 में जा सकते हैं। इसी तरह डी जो है अंडर सेक्शन 26 रिफ्यूजिंग लीव फॉर द रिमूवल ऑफ अवार्ड फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर मैंने आपको ये भी कहा था कि जब कस्टडी दी जाती है या इंटरम हो तो या किसी के पास भी वो गार्जियन भी बन जाए, लेकिन वो ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन अगर वो कई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से ले जाए तो फिर वो भी आप 47 में अपील कर सकते हैं और वो वायलेशन होगा सेक्शन अंडर सेक्शन 26 का। और इसी तरह ई है अंडर सेक्शन 28 और सेक्शन 29 रिफ्यूजिंग परमिशन टू अ गार्जियन टू डू एन एक्ट रेफर टू इन द सेक्शन। इसी तरह सेक्शन 28 और 29 में जो है अगर रिफ्यूज हो जाए तो भी आप 47 में जा सकते हैं। अंडर सेक्शन 32 डिफाइनिंग रिस्ट्रिक्टिंग और एक्सटेंडिंग द पावर ऑफ अ गार्जियन, अगर गार्जियन के पावर को रोका जाए, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कोई मुदाखलत कर रहा हो तो भी आप जो है 47 में जा सकते हैं। अंडर सेक्शन 39 रिमूविंग अ गार्जियन, ये भी है अगर गार्जियन को रिमूव किया गया है। इसी अंडर सेक्शन 40 रिफ्यूजिंग द डिस्चार्ज अ गार्जियन, इसी तरह 40 में भी अंडर सेक्शन 43 रेगुलेटिंग द कंडक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द गार्जियन और सेटिंग अ मैटर इन डिफरेंस बिटवीन जॉइंट गार्जियन और इन्फोर्सिंग द ऑर्डर। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि सेक्शन 15 में आप जॉइंट गार्जियन भी बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इस सूरत में भी अगर उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो सेक्शन 43 की कॉन्फ्लिक्ट होगी तो वो भी ऑर्डर 47 में अपीलेबल है। इसी तरह जे है अंडर सेक्शन 44 और सेक्शन 45 इम्पोजिंग अ पेनल्टी, अगर किसी पे पेनल्टी इम्पोज हो तो वो भी अपीलेबल है 47 में। प्रोवाइडेड दैट, जिस तरह चीज़ में प्रोविजो होता है बशर्ते कि where the order from which an appeal is preferred is passed by an officer subordinate to a district court, the appeal shall lie to the district court। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर वो ऑर्डर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर का किसी कोर्ट का है, यानी वो सीनियर सिविल जज का है या जेएम का है, सिविल जज का है, तो फिर आप डीजे यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील में जाएंगे। ये 47 का टोटल खुलासा था। मैं रिपीट करता हूँ, एक जो तायराना नज़र है वो, ताकि आपको समझ आए। ऑर्डर अपीलेबल, एन अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो किस तरीके से अंडर सेक्शन जो गार्जियन वार्ड के सेक्शन 7 का कोई वॉलेशन हो, इसी तरह सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 का हो, सेक्शन 25 का हो, अंडर सेक्शन 26 का हो, सेक्शन 28 और 29 का हो, सेक्शन 32 का हो, अंडर सेक्शन 39 का हो, 40 का हो, 43 का हो, 44 और 45 का हो, यानी गार्जियन वार्ड का, तो फिर आप जाके अपीलेबल है ये 47 है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन, अगर आप मेरे इस लेक्चर को बाकायदा सुनते हैं और आप गार्जियन वार्ड के मेरे आपने गुज़िश्ता लेक्चर सुने हैं और आपने गौर से सुनते हैं और आप गार्जियन वार्ड को बाकायदा पढ़ भी रहे और प्रैक्टिशनर है आपका, तो आपके जहन में एक सवाल ज़रूर उठेगा कि ये जो सेक्शन 12 है ये क्यों नहीं है इसमें, कि सेक्शन 12 तो नहीं है कि इसकी अपील यानी इंटरिम कस्टडी के अगेंस्ट अगर हम जाएंगे तो वो जो है वो अपीलेबल कहाँ होगा, वो तो 47 में अपीलेबल नहीं है, तो वो जो है वो अपीलेबल है सेक्शन 14 ऑफ फैमिली कोर्ट के, वो 14 में आप अपील कर सकते हैं उसकी, वो कोई ऑर्डर उसके हवाले से अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो 14 में फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 14 में करते हैं। और मैं उस वक्त इस जब वो लेक्चर सुनेंगे तो उसमें मैंने इसका जिक्र भी किया है। अब हम इस पे जब मज़ीद हम पढ़ते हैं तो इसमें कुछ मैं आपको अथॉरिटीज़ हैं
बुनियादी अथॉरिटीज़ अगर आप इस पे पढ़ेंगे तो वहाँ से लेकर मैं 2012 तक की अथॉरिटी आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने कराची हाई कोर्ट की अथॉरिटी है, अगर इसको शुरू से समझने के लिए आपने, तो ये बुनियादी अथॉरिटी है जिसको अभी तक फॉलो किया जाता है। ये PLD है 1986 सुप्रीम कोर्ट, पेज 14 है। PLD 1986 कराची, दोनों में कराची है, पेज 621, यानी PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज 14 और PLD 1986 कराची पेज 621। ये आप ज़रूर दोनों पढ़ें, इसमें आपको बहुत कुछ जो है इस हवाले से सेक्शन 47 के हवाले से मिल जाएगा। अब जो है फैमिली कोर्ट जो है ये ज़रूर पढ़े। अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ अ गार्जियन एंड वार्ड एक्ट। फैमिली कोर्ट जो भी गार्जियन वार्ड के अंडर जो काम कर रहा होता है उसको किस तरह डीम किया जाएगा, कैसे समझाएगा। अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ गार्जियन एंड वार्ड एक्ट। फैमिली कोर्ट जो है वो अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के तौर पर समझा। फैमिली कोर्ट वुड नॉट ओनली हैव एक्सक्लूसिव jurisdiction to decide matter relating to custody of the children and guardianship etc., but would also be deemed to be a district court for the purpose of Guardian and Wards Act 1890, and that an appeal against an order passed by the family court would lie to district judge under section 14 of West Family Court Act 1964, when family court was presided over by a judge subordinate to a district judge, and that would be an end of the matter. मैंने आपसे यही कहा कि अगर वो फैमिली कोर्ट जिस तरीके से आज कल मैंने कहा कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता था, फिर वो सीनियर सिविल जज को भेजते थे, लेकिन अब क्या करते हैं कि गार्जियन वार्ड के तहत जब काम करे तो वो तो उस वक्त वो एज ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन वो अंडर फैमिली कोर्ट काम कर रहा होता है डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर, तो फिर वो अपीलेबल होगा, उसके ऑर्डर होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अपीलेबल होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 12 ये भी है, और जो पहले वाला मैंने आपको बताया फैमिली कोर्ट, तो उसके लिए अथॉरिटी है 2006 CLC पेज 51, वो आप ज़रूर नोट करें, उस पर भी तफसील से आपको मिल जाएगा, ये बहुत तफसील से क्लियर हो जाएंगे आप। 2006 CLC पेज 51। और ये जो अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 12, द वर्ड डिसीजन एज अपीयर इन सेक्शन 14 of West Pakistan Family Court Act is not qualified by word final. As such, an order passed under section 12 Guardian and Ward Act is appealable under section 14 of the West Family Court Act 1984. ये ज़रूर ज़हन में रखें कि पहले भी मैंने बोला कि जो सेक्शन 12 का ऑर्डर होगा वो अपीलेबल वो 47 में नहीं होगा, वो फैमिली कोर्ट का जो है सेक्शन 14 में अपीलेबल है, ये ज़रूर ज़हन में रखें। और इसके लिए भी जो सबसे पहली अथॉरिटी है, अब तो 2019-2020 तक भी आई है, लेकिन इसकी बुनियादी अथॉरिटी जो थी वो 1987 में है। MLD पेज 2563 2563 ये पेज है 1987 MLD 2563 यानी 1987 MLD पेज 2563, ये ज़रूर नोट करें। फिर इसमें कोई भी, ये ज़रूर ज़हन में रख लेना कि गार्जियन वार्ड में किसी भी हवाले से रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, रिवीजन इसमें नहीं है। Revisional jurisdiction of High Court. The High Court has no revisional jurisdiction whether in cases dealt under the Family Act or those dealt under the Guardian and Wards Act. By virtue of Section 25 of the Family Court Act, Section 14 providing for the appeal continues and will continue to cover the
फील्ड ऑफ रेमेडी, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। हाँ, कमी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की कोई बात आ जाए वो अलग है, लेकिन कोई रिविजनल जो है वो ज्यूरिसडिक्शन ना तो फैमिली में है और ना गार्जियन एंड वार्ड में। ये बहुत ज़रूरी बात है कि ये आप जो है अपने साथ गोशे गुजार करें। अब इसी तरीके से इसको समझने के लिए जब हम प्रोविजो है 47 का जो हम समझ रहे थे, प्रोवाइडेड दैट, जो मैंने कहा कि इसमें एक प्रोविजो भी है जो हम पढ़ रहे थे, प्रोवाइडेड दैट वेयर द ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज प्रेफर्ड इज पास बाय एन ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द अपील शैल लाई टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसको समझने के लिए ये ज़रूर आप अपने साथ नोट करें, और ये है प्रोविजो टू सेक्शन 47। इसके लिए अगर आप समझना है मजीद, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अंडर द प्रोविजो टू द सेक्शन 47 ऑफ गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, such appeal would lie before the district court and no constitutional petition would lie before the high court. Family court would not only have exclusive jurisdiction to decide matter related to the custody of children and guardianship, but would also be deemed to be a district court for the purpose of the Guardian and Ward Act. इसके लिए ये अथॉरिटी जो है 2012 का है, YLR है पेज 2266 यानी 2266। ये ज़रूर पढ़ें तो आप 47 को भी क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ इसका जो प्रोविजो है वो भी क्लियर हो जाएगा गार्जियन एंड वार्ड का। ये आज जो मैंने आपको गार्जियन वार्ड अपील पे आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि गार्जियन एंड वार्ड को हम तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि जो शुरू से आया अपील के बाद तो फिर कुछ होता नहीं है, लाजमी बात है। तो जब आज हमने अपील तक आए तो मतलब ये हुआ कि हम गार्जियन एंड वार्ड को एंड कर चुके हैं, और उम्मीद है कि आप मेरे जो गार्जियन वार्ड शुरू से लेकर आखिर तक क्लास से देख चुके होंगे। आप ज़रूर इससे कुछ इस्तेफादा हासिल कर चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, और अक्सर नए लोग जो आते हैं तो उनके लिए मेरी गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, वॉच करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।